बात हम करेंगे सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान जहां पर पिछले 28 दिन से यानी 28 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारा मीडिया जो है उसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दी जा रही कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो लास्ट 28 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंदम के दाम बढ़ाए गए हैं उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं और पीओके जिसको भारत कहता है, जी हाँ बिल्कुल, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा है, लेकिन मजाल है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को कवर कर ले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कितना ज्यादा जो है उसको एक तरह से डिक्टेशन दिया जाता है या फिर उसमें सेंसर किया जाता है चीजों को। तो बिल्कुल ये खबर आप इसी वजह से बाहर निकलते हुए नहीं देख रहे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं। 28 डेज से मुसलसल उनके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ना तो हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या फिर वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं, उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। और साथ साथ आजाद कश्मीर यानी कि पीओके में भी जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर भी बहुत हंगामा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मुसलसल शोर मचा रहे हैं, मगर मजाल है कि हमारे हुक्मरानों के ऊपर जरा सा भी असर पड़े और उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर इन्हें बहुत बुरा लग जाता है और ये कहते हैं कि जी ये तो गद्दार है, ये तो गद्दारी कर रहे हैं और ये गलत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने उन लोगों का हाल क्या करके रखा हुआ है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और किस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लास्ट 28 डेज से, लेकिन मजाल है कि हमारे यहाँ से कोई भी पॉलिटिशियन या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी उनसे मिलने के लिए गया हो या उनसे बात करने के लिए पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है कि वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करे और इसकी जरूरत भारत को इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में जो प्याज आती है वो भी भारत से ही हम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्याज पूरी दुनिया का चक्कर काट के और तब पाकिस्तान तक पहुंचती है, इस वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। और इस वक्त भी जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीज जो है वो है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ वाघा बॉर्डर से या नजदीक से ले लें तो इसी प्याज के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा दें कि हमें भारत की जरूरत है, इसलिए हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम उसी प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं और इस वजह से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में सॉरी पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है महंगाई का और लोगों का जो हाल है वो देखकर यकीनन अगर कोई जरा सी भी किसी में अकल हो तो वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करे और जो शिकायतें भारत को हैं पाकिस्तान से उसको दूर करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स खराब है, ईरान का तो खैर आपको पता ही है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी कल एक 10 दिनों के बाद जो है वो बॉर्डर खोला गया है और 10 दिन से बॉर्डर बंद था, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन थी टीटीपी को लेकर भी और दूसरी कई चीजें जिसके लिए अफगानिस्तान को शिकायत है पाकिस्तान से, तो ये बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। 10 दिन ये बॉर्डर बंद रहे, लेकिन मजाल है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बारे में बात की हो। हम सिर्फ यही करते जा रहे हैं इलेक्शन कब है, इलेक्शन कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल 10 दिनों के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर को खोला गया है, कितने दिन के लिए खोला गया है मालूम नहीं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी ईरान के लिए और कहा यह गया था कि ईरान की तरफ से आने वाली किसी फ्लाइट को जाने ना दिया जाए और अगर जाए तो उसको मॉनिटर किया जाए। और साथ ही साथ यही कुछ ईरान की तरफ से भी था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई फ्लाइट जाती है तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन अब जी ये सारी जो एयर स्पेस है वो खोल दी गई है, ईरान की तरफ से फ्लाइट आ सकती है, पाकिस्तान क्रॉस कर सकती है और यही पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है। टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि लड़ाई झगड़ा ना ईरान के हक में है और ना ही पाकिस्तान के हक में है, ये हमें बताया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मारंग बलोच जो है उनको भी डॉक्टर मारंग बलोच जो कि बलूचिस्तान से हैं और आजकल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मिसिंग पर्संस के इशू को हाईलाइट किया जाए। उनको कह दिया गया है जी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि आप यहाँ से हट जाइए, आप अपना ये कैंप जो है ये हटा दीजिए इसलिए कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स है। जी हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट्स का बोला गया है और साथ साथ आपको मैंने जैसे कल भी बताया था कि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया है और कहा यही गया है
کہ جی स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको बंद कर दिया गया है कि कोई एक लेडी है, कोई फीमेल है जो कि सुसाइड बॉम्बर है, वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी है और वो किसी जगह पे जाकर भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यही बात जो है वो कही गई है बलूचिस्तान से जो प्रोटेस्ट करने के लिए ग्रुप आए हैं, उन्हें भी यही बताया जा रहा है कि जी आप लोग यहाँ से हट जाइए वरना किसी किस्म का अटैक किया जा सकता है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की कोई मिली भगत हो और इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है मारंग बलोच को हटाने के लिए ये सारी खबर फैलाई है। और हो सकता है कि किसी हद तक ये बात में सच्चाई भी हो, इसलिए कि गवर्नमेंट बहुत तंग आ गई है। अभी तक मारंग बलोच और उनके साथी जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। और ये चीज यकीनन इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया भी थोड़ी बहुत कवरेज तो दे ही रहा है। और ये चीज यकीनन जो हमारे हुक्मरान है उनको सूट नहीं कर रही होगी और इसी चीज को वो परेशान होकर सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम इस चीज से पीछा छुड़ाएं और कैसे हम क्या करें कि ये लोग उठकर वापस अपने घरों को बलूचिस्तान चले जाएं। मगर अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी किया लेकिन उनको तोड़ने में, यानी मारंग बलोच साहिबा को तोड़ने में या उनको वापस भेजने में नाकाम रहे हैं। साथ साथ जी जो बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, मैंने आपको कल भी दिखाई थी इनकी पिक्चर, ये रही थी जान अचकजई साहब। जान अचकजई साहब का कहना ये है कि मारंग बलोच साहिबा के साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो दरअसल टेररिस्ट हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरों को छुपा रखा है और मास्क पहन रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कोई टेररिस्ट है या गलत लोग हैं जो चेहरा छुपा के बैठे हैं। तो मुझे जी जान अचकजई साहब आपसे ये कहना था कि नाश्ते में क्या खाते हैं आप या लंच और डिनर में क्या खाते हैं? अगर घास खाते हैं तो प्लीज घास खाना बंद कर दीजिए। आप जानते ही होंगे कि इस्लामाबाद हो, दिल्ली हो या कोई भी इस तरह की सिटी हो, आजकल वहां पर किस तरह से वायरस फैल रहे हैं और किस तरह से लोगों को कहा गया है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मास्क पहने, अपने चेहरे को ढांप के रखें, इसलिए कि आजकल फ्लू और इसी तरह के कई दूसरे वायरस जो है वो फैले हुए जिसकी वजह से लोग ये मास्क पहन रहे हैं। और आप जो है पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि आपको लग रहा है कि कोई टेररिस्ट है जो इस किस्म का मास्क पहनकर और बैठ जाते हैं। खैर ये वो कंट्री है जहां से एहसान उल्लाह एहसान, जिसने के एपीएस के बच्चों के ऊपर अटैक किया था, माना भी था, मुंह खोल के फिरा करता था, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया करता था, उसको हमारी ही एजेंसी ने पूरी फैमिली समेत किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया। और अभी तक वैसे ये इल्जाम नहीं लगा कि किसी और कंट्री की एजेंसीज ने उसको भगा दिया या किसी और कंट्री की एजेंसी ने उसको निकाल के ले गए। ये सारे काम हमारे अपने ही लोगों ने किए, उस बारे में तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने राइट के लिए आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है और बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने किसी किस्म का वायलेंस नहीं किया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जी ये तो कोई टेररिस्ट है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी सी शर्म जो है वो, तो मुझे पता नहीं शर्म जो है वो अगर मार्केट से मिलती तो मैं, बहुत से लोग ऐसे जिनको शर्म आ जानी चाहिए उनको यकीनन मैं वो मार्केट से खरीद के दे देती। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ है नहीं। बात करेंगे हम एक बार फिर राम मंदिर की। जी हाँ, राम मंदिर इनॉग्रेशन हो गई, बहुत शानदार तरीके से हुई और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ये इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया और जाहिर उन्हीं के हाथों ये हुई। ये सब कुछ लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। लेकिन हम भी सोच रहे थे कि आखिर पाकिस्तान से कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया। आ तो जाना चाहिए, इसलिए कि हमारी तो आदत सी बन गई है कि हमें हर चीज में बोलना होता है और नेगेटिव ही बोलना होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, घड़ियां खत्म हुई इंतजार की खुदा खुदा करके और आखिर में अनवारुल हक काकड़ साहब निकल आए बाहर। जी हाँ, काकड़ साहब ने आते ही एतराज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और ये कुछ ठीक नहीं हुआ है। और भारत में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया और मंदिर बनाया गया, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया और ये प्रेस रिलीज आ गई और जी उसके साथ ही काकड़ साहब जो है दोबारा जहां घूमने फिरने जाना था वहां का वो शेड्यूल बनाने लगे होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दे दिया और बहुत दिनों से तो बिल्कुल खामोशी थी और मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट भी सिर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा हर तरफ से, मुल्लाओं वगैरह की तरफ से कि भाई तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो इसलिए काकड़ साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन बात सारी ये है कि जी राम मंदिर के ऊपर इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, सभी ने बहुत मुबारकबाद दी है और देनी भी चाहिए। एक चीज जो गलत हुई थी उसको सही किया है मोदी जी ने और इसके बारे में यकीनन
हमारे जो पॉलिटिशियंस नहीं, हमारी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, जिस वक्त वो कैमरा के सामने नहीं होती होगी तो सच्ची बोलती होगी। खैर, हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं जी, पाकिस्तान में ना सिर्फ अब तो वैसे कई हफ्ते हो गए मेरे ख्याल है, एटलीस्ट 4 to 5 weeks हो गए कि हर सैटरडे को इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जी उन्होंने कमाल ही कर दिया और इंटरनेट डाउन करने का सैटरडे के अलावा भी सिलसिला जारी रहा। जी हाँ, आजकल भी रोज शाम को 6 से 7 बजे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वो नहीं चलता या फिर बहुत मुश्किल से ओपन होता है। और जी मुर्तजा सोलंकी साहब का कहना ये है कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ मुर्तजा सोलंकी साहब तक बात नहीं रहती। पीटीए जहां से ये सारी सर्विसेज स्लो की जाती हैं, जहां से सारी सर्विसेज रोकी जाती हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में 2 से 3 महीने, जी हाँ, 2 से 3 मंथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इंटरनेट स्लो किया जाएगा। तो इसलिए सब लोग तैयारी पकड़ लें और अपने मतलब चू चू चाचा मत करें और इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बार बार जो है इंटरनेट को स्लो करेगी और इंटरनेट का स्लो करने का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2 से 3 मंथ तक चलता रहेगा। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के नक्शे कदम पे चल पड़ा है और चाइना की तरह ही इंटरनेट को स्लो करना या फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि ये चाइना नहीं है। यहाँ पे तो लोग इतने छित्तर मारेंगे ना, इतने छित्तर मारेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि इन्होंने करना क्या है। इसलिए ये फिलहाल यही कुछ करते रहेंगे इलेक्शन तक, इसलिए कि इमरान खान से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। इमरान खान ने कहा था मैं अरेस्ट होने के बाद और भी खतरनाक हो जाऊंगा, और उस वक्त तो हम लोग हंसते थे, लेकिन अब इमरान खान की वो बात सच साबित हो रही है। इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो इस वक्त नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। नवाज शरीफ जेल से बाहर है, ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएंगे, इसके बावजूद नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी में बहुत हद तक कमी आ गई है और ये बात भी यकीनन उनको सता रही होगी, उनको परेशानी हो रही होगी कि आखिर करें तो क्या करें। मगर बात सारी ये है कि क्योंकि जाहिर है जो लोग इनको इलेक्शन में लाते हैं और ले जाते हैं, यानी कि खलाई मखलूक, यानी कि बोले तो भाई लोग, उनके होते हुए नवाज शरीफ को परेशानी की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए आराम सुकून से बैठे, इलेक्शन हो जाने दें। अगर उनको लाना है तो उन्हीं को लाना है और कोई नहीं आएगा। बहुत लोगों का ये भी कहना है नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, नवाज शरीफ की जान को खतरा है, ऐसा कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में तो हर एक की जान को खतरा है। पाकिस्तान में कोई एक इंसान मुझे बता दीजिए जिसको इस बात की गारंटी हो कि वो कल सुबह को भी जिंदा सलामत बैठा होगा। हर एक को यही लगता है कि पता नहीं कल उठ के कोई मुल्ला मार दे, कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा मार दे, कोई एजेंसी का बंदा उठा के ले जाए। ये सारे खतरे तो पाकिस्तान में हर एक के साथ हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और ये सब कुछ जानते हुए भी ना तो डरते हैं और ना ही पीछे की तरफ हटते हैं कि अपनी बात पे कायम रहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के साहब के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया, जैसा कि बेनजीर साहिबा को हुआ था, तो उसके बाद अचानक से आसिफ अली जरदारी एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए थे, उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। वैसे ये और बात है कि उनमें बहुत काबिलियत भी है। आसिफ अली जरदारी को बहुत से लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही पॉलिटिशियन है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ जिसका कि बहुत खतरा बताया जा रहा है, वैसे तो हमारी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है हजारों साल जिए और खैरियत से रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनकी बेटी मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि यकीनन ये चीज जो है वो जो जिस किसी के यहाँ भी होती है उसकी फैमिली को फायदा दे जाती है। मगर फिर भी पाकिस्तान में अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसकी जान ले लेंगे, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन ये जेल जाने का सिलसिला, ये जाने देने का सिलसिला, ये सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट में ही क्यों है? आखिर क्यों कोई एजेंसी का बंदा, कोई आर्मी के लोग जो हैं उनको सजा नहीं सुनाई जाती, उनको फांसी नहीं लटकाया जाता? हमने मुशर्रफ को भी देखा कि पूरी जिंदगी दुबई में गुजार दी और उसके बाद वापस आए हैं तो फिर किस तरीके से आए, यानी कि डेथ हो गई उसके बाद वापस लाया गया। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुशर्रफ को कोई सजा सुनाए या किसी भी फौजी को कोई सजा सुनाई जाए, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे कमर जावेद बाजवा हो, या चाहे कोई भी दूसरा। आप देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और इस किस्म के कई लोग हैं
जिनके नाम अब बच्चों को भी याद हो गए, यानी कि स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि इन लोगों ने क्या करप्शन की है और ये लोग कौन है। और इन जैसे मजीद बहुत सारे नाम, जनरल अफजल क्या नाम है, जिन्होंने कहा कि जी कोविड के जमाने में 25 लाख, एक एक पेशेंट पे उन्होंने 25 लाख लगाया। पता नहीं पेशेंट्स को वो कौन सा चूरन चटा रहे थे जो 25 लाख का था कोविड के टाइम पे। लेकिन बहरहाल इस तरह के एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान में करप्शन की, और एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान में किस तरह से पैसा खाया गया और किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जब गर्दन पकड़ने में आते हैं तो गर्दन पकड़ते हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की, गर्दन पकड़ते हैं सिर्फ सिविलियंस की, मारते भी सिर्फ सिविलियंस को हैं, बंद भी सिविलियंस को करते हैं। जिस दिन इस मुल्क का कानून सही हो जाएगा, जिस दिन इस मुल्क में हर एक को उसके किए की सजा मिलने लगेगी, ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस इदारे से है, वो सिविलियन है, वो फौजी है, वो एजेंसी का है, वो जज है, वो जर्नल है, वो क्या है, उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। अभी तक तो ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है, हालांकि उम्मीद भी हमें कोई खास अब रह नहीं गई है, लेकिन बहरहाल कहने में क्या जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें, ये जी जक्का अशरफ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जक्का अशरफ साहब जो अभी पीसीबी के चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद जी जो केयर टेकर सीएम थे पंजाब के, जी हाँ, मोहसिन नकवी, उनको कहा जा रहा है कि शायद इनको जो है पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए। वैसे तो खैर जो हमारे बाकी के क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट से इस वक्त बाहर हो चुके हैं, चाहे वो जावेद मियांदाद हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, या कई दूसरे, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन लोगों को सामने ले आया जाए और उनको ही जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है वो आप देख ही रहे, लेकिन फिर भी एक वीडियो देखते हैं। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने, तो हम भी उम्मीद पे दुनिया का है। जी हाँ, ये है शाहीन शाह अफरीदी, सॉरी शाहीन शाह अफरीदी, और इनके ससुर हैं वो शाहिद अफरीदी ना, हाँ शाहिद अफरीदी इनके ससुर है। तो जाहिर है भाई जैसा ससुर वैसा दामाद। अब ये मतलब क्रिकेट में ना खेलेंगे, ना प्रैक्टिस करेंगे, ना जीतेंगे, ना कुछ, हर जगह पे रिलीजन को लेकर आ जाएंगे, यूसुफ अलैहि सलाम की कहानी सुनाने लग गए। वैसे ऐसे मौकों पे मुझे बड़ा वो, मैंने मूवी देखी थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक ब्रेसलेट होता है अनिल कपूर जी के पास, और वो उसको पहनकर और इनविजिबल हो जाते थे और फिर जाकर जिसको मारना होता था रख रख के टिका के मारते थे। तो अगर वो ब्रेसलेट आई विश के बन गया होता अभी तक, वाकई में हो सकता है आगे जाकर साइंस में इतनी तरक्की हो जाएगी, तो हो सकता है कि इंडिया वाले ही इस तरह की कोई ब्रेसलेट निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि आप लोग जो है वो कभी चांद पे जा रहे हैं तो कभी क्या हो रहा है। तो हो सकता है ऐसी ब्रेसलेट निकला है, तो प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा, इसलिए कि मैंने मेरे कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है जिनको मैंने कान के नीचे एक एक घुमा के देनी है, तो वो ब्रेसलेट मुझे उस वक्त काम आएगी। लेकिन